हेलो बच्चों, क्या हाल है सभी को। मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक पाठक क्लासेस पर। और हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, हम लोग कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीए फाउंडेशन वालों के लिए। तो यूनिट नंबर 3 की अभी हमने सिर्फ एक क्लास ली है। काफी बड़ा ये यूनिट है। यूनिट का नाम था अदर एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो पिछली क्लास में मैंने आपको इस यूनिट के बारे में ये बताया कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए और कौन कौन से एसेंशियल्स की जरूरत होती है। कुछ एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल वेल। तो इसको मैंने रिलेट किया सबसे पहले यूनिट नंबर 1 से। यूनिट 1 में मैंने कहा कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आपको 10 पॉइंट जो है वो कवर करने पड़ते हैं, जिसमें सेक्शन 10 इन्वॉल्व होता है। तो सेक्शन 10 ने हमें कुछ पॉइंट बता रखे हैं और उसके साथ और भी कुछ एसेंशियल पॉइंट है जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जरूरी होते हैं। तो मैंने सबको मर्ज करके एक जगह पर आपको 10 पॉइंट बताए थे। उन 10 पॉइंट के नाम क्या थे। सबसे पहला, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आपको देना पड़ता है प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। नंबर 2, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप लीगल रिलेशन बना रहे हो, मतलब सोशल एग्रीमेंट आप नहीं बना रहे हो, बिजनेस एग्रीमेंट बना रहे हो। नंबर 3, आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, मतलब आप योग्य होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। नंबर 4, कंसिडरेशन। तो ये कंसीडरेशन हमने यूनिट नंबर 2 के अंदर पढ़ा। और पहला और दूसरा वाला पॉइंट जो कि कहता था प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये हमने यूनिट 1 में ही कवर कर लिया। यूनिट नंबर 3 का पहला टॉपिक जिसका नाम है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने कहा था एक छोटा सा वहां पोर्शन दिया था, जिसको यहां पर मैं आज ब्रॉडली डिस्कस करने वाला हूं। थोड़ा सा मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। टॉपिक का नाम था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। वहां मैंने कहा कि एवरी पर्सन आर केपेबल टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, 3 लोगों को छोड़कर। एक माइनर, एक अनसाउंड माइंड, एक पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट करने की स्थिति में नहीं होते हैं, केपेबल नहीं होते हैं। इनके अलावा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो एक यूनिट नंबर 3 ने क्या करा, इन तीनों टॉपिक्स को पहले एक्सप्लेन किया। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 आई माइनर की, जो कि सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है। तो सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि माइनर कौन होता है। माइनर मींस द पर्सन who has not completed his 18 year of age under Indian, यहां मैंने वहां पर बताया था नॉट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अंडर इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, मतलब माइनॉरिटी को, माइनर को एक्सप्रेस किया हुआ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में। ठीक है जी। तो माइनर मीन्स द पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 18 ईयर ऑफ एज अंडर इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 बट in two situation the age of minor is continuous up to 21 year। तो वो सिचुएशन दो कौन सी थी जिसमें माइनर को 18 साल तक की बजाय 21 साल की उम्र तक माइनर माना जाता है। when the administrar of the property of the minor is appointed by court, when the guardian of minor is appointed by court, in two situation minority is continuous up to 21 year, all well। तो ये हमारा माइनर का एक मीनिंग था। अब इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया माइनर की पोजीशन क्या होती है और माइनर के रूल्स क्या होते हैं। तो माइनर की पोजीशन और माइनर के रूल्स बहुत सारे हैं, जिसमें काफी सारे रूल्स और पोजीशन मैंने नोट्स के अंदर आपको कवर करवाए थे और बुक से भी हमने ऑलमोस्ट सारे पढ़ लिए थे। तो सबसे पहला मैंने माइनर के बारे में ये बताया था। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ। ओवरऑल जितना हमने पिछली क्लास में पढ़ा, माइनर के रूल्स और पोजीशन की अगर आप बात करते हो तो वो क्या होते हैं। माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड ऑफ इनिशियो, पहली बात। इट मींस इफ यू आर एंटरिंग एन एग्रीमेंट विद माइनर देन द एग्रीमेंट विल बी वॉइड ऑफ इनिशियो। ये आपको सुनिश्चित करना है, पक्का करना है कि आप माइनर के साथ एग्रीमेंट ना कर रहे हो। कोर्ट ऑफ लॉ ने एक्ट में साफ साफ एक्ट में बोल रखा है, इफ यू आर एंटरिंग एन एग्रीमेंट विद अ माइनर देन ये आपका रिस्क है, क्योंकि माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो। तो वॉइड अब इनिशियो शब्द का मतलब क्या होता है, यूजलेस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग।
तो यहाँ पर एक केस स्टडी मैंने आपसे डिस्कस करी और मैंने कहा कि अगर आप केस स्टडी को और डिटेल में दोबारा से जानना चाहते हो तो मेरे चैनल दीपक पाठक क्लासेस पर आपको केस स्टडी की एक पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मैंने बना रखी है। उस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में आप जाकर अपनी मनपसंद केस स्टडीज को देख सकते हो। ठीक है जी। तो इसके बाद हमने बात करी माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो में एक केस था मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। नंबर 2 रूल क्या था, नंबर 2 पोजीशन ऑफ माइनर क्या था, माइनर्स एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड, वंस वॉइड ऑलवेज वॉइड। ऑलवेज if you are minor, your age is 17 year and 364 days and then this agreement will be void. आफ्टर 2 days आप हो गए मेजर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पुराने वाले एग्रीमेंट को ही कंटिन्यू करो, रेटिफाइड करो, नहीं होगा, बिकॉज वंस वॉइड ऑलवेज वॉइड। नंबर नेक्स्ट मैंने बताया था माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, मतलब माइनर एक ऐसा पर्सन होता है जो दोनों हाथ खोलकर खड़ा रहता है, उसके बेनिफिट के लिए अगर कुछ हो रहा है तो वैलिड है, माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है। जैसे कि अगर मैं कोई मोर्टगेज करूं इन द फेवर ऑफ माइनर देन दिस विल बी वैलिड ऑलवेज। नंबर नेक्स्ट मैंने बताया था कि माइनर अपनी माइनॉरिटी को प्लीड कर सकता है, मतलब छुपा सकता है, और द कंसेप्ट ऑफ स्टॉपेल डज नॉट अप्लाई अपॉन द माइनर। ये स्टॉपेल मतलब का मतलब मैंने बताया था स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। एक एग्जांपल भी दिया था वो शॉप वाला, तो मेरी पिछली वीडियो में आप दोबारा अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। और माइनर अपने आप को फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट कर सकता है। ये तीनों की एक ही बात है, तीनों का मतलब एक ही है, इसलिए मैंने तीनों जगह पर और लिखवाया हुआ था अपने नोट्स में। तो क्या कहते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई माइनर आपके साथ में कोई एग्रीमेंट करता है, आपसे पैसे ले लेता है, सामान ले लेता है, अपनी एज जो है वो मेजर दिखाकर, मतलब उसने अपनी उम्र जो है वो गलत बताई और फ्रॉड कर कर उसने आपसे सामान ले लिया, तो भी वो माइनर कभी भी लायबल नहीं होगा। हाँ, आप उस माइनर से उन पैसों से लिए हुए प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हो, दैट्स इट ऑल वेल। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि माइनर्स प्रॉपर्टी विल बी लायबल फॉर सप्लाई ऑफ द नेसेसरीज टू द माइनर। अब क्योंकि माइनर्स एग्रीमेंट वॉइड ऑफ इनिशियो होता है तो कोई कंपलसरी नहीं है कि कोई माइनर है जो नेसेसरीज चाहता है, मतलब किसी माइनर को मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है या एजुकेशन की जरूरत है, यानी नेसेसिटीज की जरूरत है, तो ऐसी सिचुएशन में लोग तो माइनर की मदद करेंगे ही नहीं, क्योंकि माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड ऑफ इनिशियो। इस वजह से ये वाला रूल आया जो कि कहता है इफ यू आर सप्लाइंग नेसेसिटीज टू द माइनर देन यू कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ नेसेसिटी फ्रॉम द माइनर्स प्रॉपर्टी। माइनर पर्सनली यहां भी लायबल नहीं है, माइनर की प्रॉपर्टी से यू कैन रिकवर ऑल वेल। फिर इसके बाद कुछ छोटे छोटे और भी पॉइंट्स थे, जैसे कि माइनर किसी फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता लेकिन वो प्रॉफिट में एंटर कर सकता है। क्लियर है, क्योंकि पार्टनर बनने के लिए एग्रीमेंट करना होता है और माइनर के साथ एग्रीमेंट हो नहीं सकता। माइनर के गार्जियन माइनर की एक्टिविटीज के लिए लायबल नहीं होंगे। माइनर एजेंट बन सकता है लेकिन वो पर्सनली लायबल नहीं होगा ऑल वेल। इसके बाद माइनर जो है वो इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इंसॉल्वेंट बंदा वो होता है जिसकी एसेट्स और लायबिलिटी नहीं होती, और इंसॉल्वेंट वही बंदा होता है जो बिजनेस में लॉस हुआ, और माइनर तो बिजनेस कर ही नहीं सकता बिकॉज माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड ऑफ इनिशियो। तो इस तरीके से हमने कुछ माइनर की बहुत सारी बातें की थी, ये सारे के सारे वर्ड्स को मैंने आपको समझाया था। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 12 पर्सन ऑफ साउंड माइंड। मैंने आपको क्या बताया, अब हमारी आज की क्लास शुरू हो गई है, तो आज की क्लास में मैं आपको पर्सन ऑफ साउंड मतलब अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, इन दोनों के बारे में बताऊंगा। हालांकि ये बी और सी सिर्फ इतना ही पॉइंट है, तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर थोड़ा सा कम दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्रेस करके ही एक्सप्लेन करूंगा ऑल वेल। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोला, बताया आपको कि माइनर्स एग्रीमेंट, एक मिनट, यस, तो मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक, कि हर पर्सन इस दुनिया में केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट को करने से, एक माइनर, एक अनसाउंड माइंड, एक पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ को छोड़कर। माइनर हमारा साइड हो चुका है, पूरी रिवीजन करा दी है, और पिछला लेक्चर पूरा माइनर के ऊपर था, और यहाँ पर इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछता है तो लगभग 100% मैंने आपको कवर करा दिया। अब मैं बात करूंगा अनसाउंड माइंड की, ठीक है,
और उसके बाद बात करेंगे पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ की। तो पहले हम अपने नोट से बात करते हैं, फिर हम जाने वाले अपनी इंस्टीट्यूट की किताब पर। ऑल वेल। तो सबसे पहले आप लोग बताएं ये अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है। अनसाउंड माइंड, सबसे पहले मैं सेक्शन की बात करूं तो सेक्शन नंबर 12 की बात करता है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 12 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अनसाउंड माइंड की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, कौन होता है बेटे अनसाउंड माइंड? वो पर्सन जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिसका माइंड जो है वो इस सिचुएशन में नहीं होता कि वो कोई फैसला, कोई डिसीजन ले सके। अनसाउंड माइंड मीन्स ए पर्सन हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल। जैसे कि आप किसी ल्यूनेटिक पर्सन से कोई एग्रीमेंट कर रहे हो। ल्यूनेटिक कौन होता है? तो बेटे वो बंदा जो मेंटली डिरेंज है, क्योंकि उसकी कुछ लाइफ में कोई स्ट्रेस या कोई नेगेटिव टाइम चल रहा है। कहते नहीं, किसी का कोई पीरियड चल रहा होता है, कोई पर्सन है जो बहुत स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो आप उस पर्सन से कभी कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मना कर रखा है। अब आप, कई बच्चे यहाँ पूछते हैं सर पता कैसे चलेगा वो स्ट्रेस में है या नहीं है? तो कई मेडिकल प्रूफ्स होंगे, बहुत सारी और भी चीजें होती है। ये कोर्ट का मैटर है, हमारा मैटर नहीं है। हमें इतना जानना है कि ल्यूनेटिक पर्सन जो है वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज एग्रीमेंट बनाते वक्त अगर ल्यूनेटिक पर्सन एक्चुअली में डिप्रेशन में है, तो उसकी स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है, वो बंदा लॉजिकल डिसीजन नहीं ले सकता, तो ऐसे में अगर आप भी उसके साथ कोई एग्रीमेंट बना रहे हो तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। ऑल वेल। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कौन कौन से लोग अनसाउंड कैटेगरी के अंदर आते हैं। और उससे पहले एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये कह रहे हैं कि अनसाउंड माइंड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट तब नहीं कर सकता जब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उसका माइंड अनसाउंड हो। मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त किसी का माइंड साउंड है लेकिन नेचुरली वो अनसाउंड रहता है, तो यहां कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। इसे अभी मैं क्लियर करूंगा। पहले नाम बता कि कौन कौन से पर्सन अनसाउंड माइंड कैटेगरी में आते हैं। एक होता है बेटा लुनेटिक। लुनेटिक मतलब यहां लिखा हुआ है पर्सन हु इज मेंटली डिरेंज ड्यू टू स्ट्रेसफुल पर्सनल एक्सपीरियंस। तो कई लोगों को, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, शायद आप में से भी कई लोगों को स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही हो, प्यार व्यार हो गया हो, तो ऐसे सिचुएशन में लुनेटिक पर्सन भी हो सकता है। इडियट, ये सुना होगा आप लोगों ने, इसमें मूवी भी आई है 3 इडियट। तो इडियट मींस द पर्सन हु इज मेंटली स्लो बाय बर्थ। हमारे घर वाले हमें बहुत बोलते हैं इडियट, या पब्लिक में कोई किसी को बोल देता है, टीचर्स बहुत बोलते हैं अपने स्टूडेंट्स को इडियट। तो असल मतलब इडियट का क्या होता है? वो बंदा जो मेंटली स्लो होता है बाय बर्थ, मतलब उसकी हाइट बढ़ रही है, उसकी हेल्थ बढ़ रही है, शरीर बढ़ रहा है, उसका बस दिमाग नहीं बढ़ रहा। तो जो मेंटली अभी स्लो है, तो उस पर्सन से आप कोई एग्रीमेंट करते हो, बेशक उसकी उम्र 20 साल, 22 साल, 25 साल की है, बट लॉ ने मना कर रखा दैट ही इज नॉट केपेबल। तीसरा इनसेन। इनसेन मतलब मेंटल पर्सन जो हमेशा पागल रहता है, तो अब ऐसे पागलों से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड चौथा ड्रंकन पर्सन। तो ड्रंकन पर्सन आप लोग जानते ही होंगे, 7-8 बजे के बाद भारत के अंदर एक नई दुनिया स्टार्ट हो जाती है पीने वालों की, जो पीने के बाद ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने ये एक्सपीरियंस अपने घर, परिवार, मोहल्ले में, किसी की शादियों में या कहीं ना कहीं देखा होगा। 8 बजे के बाद तो वो ऐसी बात करते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका छोटा भाई है। ठीक है जी। तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो डर लगता है एक्ट को भी कि भाई ये ड्रंकन पर्सन कुछ भी बोल दे और कल को हमारे जो है कोर्ट के अंदर भीड़ लग जाए। साफ मना कर रखा है, ड्रंकन पर्सन अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो सर वो एग्रीमेंट अनसाउंड माइंड माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। ऑल वेल। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुने। अनसाउंड माइंड मीन्स एनी पर्सन हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट एंड हु इज अनेबल टू मेक अ लॉजिकल डिसीजन। क्योंकि एग्रीमेंट जब आप करते हो तो आपको लॉजिकल डिसीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। तो इट इंक्लूड्स, कौन कौन लोग अनसाउंड माइंड की कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो ये मैंने कुछ वर्ड्स स्पेसिफिक कर रखे हैं। एक लुनेटिक पर्सन, एक होता है इडियट, मेंटली स्लो बाय बर्थ होता है, इनसेन मतलब मेंटल, और एक होता है ड्रंकन पर्सन। ऑल वेल। तो अनसाउंड माइंड के रूल्स क्या है? अब जैसे मैंने यहां बताया आपको कि ड्रंकन पर्सन अनसाउंड होता है और वो एग्रीमेंट बनाने की कैपेसिटी में नहीं होता, तो उसको मना कर रखा है। तो आप ये बताओ, क्या ड्रंकन पर्सन कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं बनाता होगा? वो 100% बनाता होगा जब वो ड्रंकन पर्सन
सही रहता है, मतलब दिन भर वो पूरा अपना काम वाम करता है, ऑफिस जाता है, बिजनेस करता है, तो उस समय तो वो बहुत सारे एग्रीमेंट कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो ड्रंकन हो जाए उसके बाद जो है वो मना कर रखा है, इनकेपेबल कर रखा है। तो यहां से एक कंक्लूजन मैं निकाल रहा हूं कि अनसाउंड माइंड पर्सन can also enter into a valid contract when at the time of making contract his mind sound। अनसाउंड माइंड बंदा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त उसका माइंड क्या हो, साउंड माइंड। ए साउंड माइंड पर्सन कैन नॉट मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट हिज माइंड इज अनसाउंड। साउंड माइंड नहीं कर सकता जब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उसका माइंड अनसाउंड हो, और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ ड्रंकन पर्सन का ही फिट होगा। जैसे सरदार जी हैं कोई, वो 8 बजे रात तक अपना काम करते हैं, तो दिन भर जितने एग्रीमेंट करते हैं उसका माइंड साउंड रहता है, तो वैलिड है। तो साउंड माइंड पर्सन कैन मेक एन एग्रीमेंट, बट आफ्टर 8 PM वो 8 PM की बोतल लेकर आते हैं और 2 4 5 पैग मारते हैं और उस समय किसी से एग्रीमेंट करते हैं, तो वो अब अनसाउंड हो चुके हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट उनका माइंड साउंड नहीं है। ऑल वेल। तो यहाँ मैंने रूल्स लिखे हुए हैं। फॉर वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विद अ पर्सन वी हैव टू चेक द मेंटल स्टेटस ऑफ दैट पर्सन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट। इफ दैट टाइम, सिर्फ उस समय की बात हो रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त आपका अनसाउंड होना, जो सॉरी साउंड होना जो है वो जरूरी है। आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त अनसाउंड नहीं हो सकते, ठीक है। इफ दैट टाइम हिज माइंड वाज साउंड देन कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड, अदरवाइज वॉइड ऑफ इनिशियो। समझ गए जी। तो एक नोट यहां पर है, ए पर्सन हु यूजली रिमेन्स ऑफ साउंड माइंड, एक बंदा जो यूजली साउंड माइंड रहता है, कैन ऑल्सो एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन हिज माइंड वाज साउंड। कह रहा एक बंदा जो यूजली अनसाउंड रहता है वो भी केपेबल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त उसका माइंड साउंड हो। और इसी का विपरीत मतलब उल्टा, ए साउंड माइंड पर्सन, कोई एक बंदा जो यूजली साउंड माइंड है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता जब एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट उसका माइंड क्या हो, अनसाउंड हो। ऑल वेल, बस इतना सही है साउंड माइंड का। एक बार इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम अपनी बुक से पढ़ते हैं, फिर हम वापस आएंगे। तो देखो जी, पर्सन ऑफ साउंड माइंड क्या कह रहा है। हाँ बेटा, एक चीज और था, इसका सेक्शन 12 है। 11 किसका था, माइनर का, 12 इसका है, और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ का 13 नहीं है, ठीक है जी। 13 आ जाता है फिर कंसेंट का। ऑल वेल, चलो जी। तो पर्सन ऑफ साउंड माइंड कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 12 of Indian Contract Act, a person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if, बंदे को साउंड माइंड तब कहा जाएगा इफ एट द टाइम। तो यहां सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त की बात हो रही है, बनाने से पहले और बाद की बात नहीं हो रही। बनाते वक्त उसका माइंड कैसा था, एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ फॉर्मिंग ए रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। रैशनल मतलब समझदारी वाले लॉजिकल डिसीजन वो ले सकता है। ऑल वेल, और वो केपेबल हो अंडरस्टैंड करने के टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है जी। ए पर्सन हु यूजली ऑफ अनसाउंड माइंड, वो नॉर्मली अनसाउंड ही रहता है, हमेशा नशे में रहता है, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, कभी कभी साउंड माइंड भी रहता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब उसका माइंड साउंड, ठीक है। उल्टा करो उसका, एक पर्सन जो यूजली साउंड माइंड रहता है लेकिन एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट उसका माइंड अनसाउंड रहता है। जैसे सरदार जी 8 से 10 बजे तक पीते, तो 8 से 10 बजे तक वो अनसाउंड है, उस समय पर एग्रीमेंट नहीं कर सकता। लेकिन सरदार जी पूरे दिन तो यूजली साउंड माइंड है। ऑल वेल। अच्छा, मैं पर्टिकुलर किसी को बोल नहीं रहा हूं, सरदार जी का बस एग्जाम्पल आ गया। ए पर्सन हु इज यूजली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। ऑल वेल। तो यहाँ एग्जाम्पल है, ए पेशेंट इन ए लुनैटिक asylum who is at interval of sound mind may contract during those intervals। होता नहीं, कुछ लोग पागल हो जाते हैं, हमारी मम्मी भी होती थी कभी कभी पागल, जब उनकी बात नहीं मानते थे, 1 2 महीने तक कुछ नहीं करती थी, फिर एक दिन थापी लेके बैठती थी। तो
पेशेंट जो है वो कोई लुनैटिक सिस्टम में है। लुनैटिक मीन्स उसका स्ट्रेसफुल सिचुएशन रह रहा है, मतलब कभी वो बहुत सही रहता है, 2-3 महीने तक अच्छा रहता है, फिर अचानक से उसके माइंड में कुछ हो जाता है और वो दोबारा से स्थिति, लॉजिकल डिसीजन लेने की स्थिति खो देता है। तो जब वो 2-3 महीने ठीक है तो उस समय पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जब ठीक नहीं है तब नहीं कर सकता। एग्जाम्पल 9, ए सेन मैन, सेन मतलब जो ठीक है, इनसेन मतलब जो पागल है, हु इज delirious from fever, fever है, और who is so drunk that he cannot understand the terms of the contract or form a rational judgment as to its effect on his interest, cannot contract while such delirium or drunkenness last। जब तक उसकी शराब उतरती नहीं है तब तक वो पर्सन एबल नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के। ऑल वेल। तो पोजीशन अनसाउंड माइंड का क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट बाय अ पर्सन हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड इज वॉइड। तो पोजीशन क्या है? सर वॉइड होगा। जैसे माइनर्स एग्रीमेंट वॉइड होता है, वैसे ही अनसाउंड माइंड के साथ अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो भी वॉइड माना जाता है। ठीक है बेटे। चलो अगली बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन। तो देखने में तो ये एक ही पैराग्राफ का यहां से यहां तक है, बट अभी मेरे को इसमें आपको समझाने में टाइम लगेगा। तो आ जाते हैं वापस अपने नोट्स पे। तो मैंने देखो यहाँ पर बना रखे हैं आपके नोट्स। लास्ट टॉपिक है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, उसके बाद कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो बुक के अंदर एक ही पेज का है, तो आप ये मत सोचना सर ये तो 2-4 मिनट का, ये इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। बेटे पहले प्रॉपरली आपको वर्ड टू वर्ड एक एक चीज के बारे में जो है पता होना चाहिए। साउंड माइंड के बारे में आज से पहले शायद आपको इतना नहीं पता होगा जितना मैंने अभी बताया, और उससे ज्यादा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के बारे में बताऊंगा। तो पहले तो हेडिंग पढ़ो किसी भी चीज की। अब यहाँ पर हेडिंग में क्या लिखा है? पर्सन। पर्सन मीन्स वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं, वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आपके अंदर अब एक बढ़िया सी बुद्धि डालता हूं। जैसे यहां पर लिखा है ना पर्सन, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कोई एक बंदा आपके और मेरे जैसा, मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई। क्या कोई एग्रीमेंट इंडिया के अंदर सिर्फ कोई इंडिविजुअल पर्सन ही कर सकता है? मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ए बी, दीपक पाठक, या कोई राहुल, या कोई और मिस्टर वाई जेड करके, क्या सिर्फ इंडिविजुअल इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कोई और भी कर सकता है? तो यहां पर मैं आपको पर्सन वर्ड के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पर्सन की कैटेगरी होती है हर वो पर्सन, हर वो बंदा। अगर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, जब आप इंटर में आओगे तो एक इनकम टैक्स का टॉपिक आएगा। टॉपिक क्या, पूरा सिलेबस आएगा आपका। उस इनकम टैक्स में पर्सन को कुछ इस तरीके से बता रखा है कि पर्सन मींस इंडिविजुअल्स, आपके मेरे जैसे लोग। इंडिविजुअल के अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी पर्सन की कैटेगरी में आती है। तो HUF भी कॉन्ट्रैक्ट करते होंगे। अब HUF क्या होता है ये आप लोग जानते हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो अपना बिजनेस करती है, एक ही परिवार के लोग होते हैं, उनका हिंदू होना बड़ा अनिवार्य है और वो हिंदू लॉ को फॉलो करते हैं और वो लोग बिजनेस करते हैं, तो वो लोग भी पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा नंबर 3, क्या कंपनीज एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती होंगी? 100% करती होगी। क्या पार्टनरशिप फॉर्म नहीं करती होंगी? 100% करती होगी। क्या LLP नहीं करती होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप? ये भी करती हैं। और इनके अलावा एक दो कैटेगरी और है, बट वो अभी नहीं बताऊंगा, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। मतलब आप पर्सन में सिर्फ ये मत समझना कि सिर्फ यहाँ इंडिविजुअल की बात हो रही है। हर वो पर्सन, हर वो पर्सन जो कानूनी रूप से जो है वो वैलिड है, मतलब इंडिविजुअल सिटीजन होता है, लेकिन कंपनी जो है वो सिटीजन नहीं होती, बट कंपनी बिजनेस तो कर रही होती है। तो कंपनी बिजनेस करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट भी बनाएगी, तो कंपनी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आती है। समझ में आ गई बात? तो ये आपका माइंड जो है वो डेवलप करना था मुझे। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ मतलब अब ये सारे के सारे बंदों को कानून ने, लॉ ने क्या कर रखा है? डिस्क्वालिफाइड कर रखा है कि भैया आप लोग कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अगर आप इस पूरी की पूरी कैटेगरी के अंदर आते हो। तो मैं यहां पर आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूं। 5 के 5 पॉइंट बड़े मजेदार हैं। सबसे पहली बात है एलियन इनेमी।
क्या होता है बेटे एलियन इनेमी का मतलब? एलियन इनेमी का मतलब होता है फॉरेन इनेमी, या आप बोल सकते हो एलियन शब्द का मतलब होता है फॉरेन सिटीजन। तो सर क्यों मना कर रखा है आपने? फॉरेन सिटीजन्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हमारी कंट्री से और हम लोग फॉरेन सिटीजन से नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? इनके बिना तो काम ही नहीं है हमारा। पूरी दुनिया तो ग्लोबलाइजेशन में जा चुकी है सर, हमने तो 12th में एलपीजी पढ़ा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड बिकम्स ग्लोबल विलेज। तो आप क्यों मना कर रहे हो? अरे बेटे इसके आगे का शब्द देखो, एलियन के आगे क्या वर्ड लिखा हुआ? इनेमी। इनेमी मीन्स हिंदी में बात करते हैं विदेशी दुश्मन। जैसे कि हमारे पड़ोसी देश हैं, कुछ कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। नेपाल और भूटान से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक कंट्री हमारी पाकिस्तान और एक कंट्री चाइना, इनके साथ में कब क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। खासकर पाकिस्तान के साथ कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है। हालांकि मोदी गवर्नमेंट जब से आई है 10 साल से फालतू नहीं बोला। एक बार बोला था तो पुलवामा में फिर अटैक किया उनके खिलाफ, तो डरता है अभी पाकिस्तान हमसे, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए। अभी चाइना पे भी विवाद हुआ था लगभग 3-4 साल पहले, डोकलाम विवाद आपने सुना होगा, लद्दाख में हमारी जमीन के अंदर वो लोग घुस गए थे, तो उनके अगेंस्ट में एक्शन भी लिया गया था। अब मान लो कि अचानक से चाइना और इंडिया के संबंध जो है वो खराब हो गए किसी रीजन की वजह से, और हमारे प्राइम मिनिस्टर रात को 8 बजे कैमरे के सामने आए, भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे से। तो ऐसी सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर ने वॉर जो है वो अनाउंस कर दी कि चाइना के साथ में अब वॉर है, आज से हमारी वॉर चालू हो चुकी है। तो जब तक ये वॉर खत्म नहीं होती, जब से स्टार्ट हुई है जब तक खत्म नहीं होती, उस बीच में कोई भी इंडिया और पाकिस्तान के लोग आपस, सॉरी इंडिया और चाइना के पर्सन आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये देश की, मतलब आप ये लगा लो कि हमारे इंफॉर्मेशन लीक होने का खतरा है। और दूसरी बात, एक तरफ बॉर्डर पे हमारे आर्मी के जवान मर रहे हैं और आप लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हो, तो ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ठीक नहीं है। तो इन लोगों को डिस्क्वालीफाइड कर रखा है। समझ में आ गया? अब आप ही देखो, भारत के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट बहुत होते हैं, और ऐसी सिचुएशन में चाइना से माल आना पूरा का पूरा बंद हो जाएगा अगर चाइना के साथ में हमारी वॉर चलती है। अभी कई जगह पर वॉर चल रही है, रशिया और यूक्रेन बहुत फेमस वॉर है। तो अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई भी सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की आवाजाही नहीं हो रही होगी, क्योंकि फॉरेन एनिमी जो होते हैं वो डिस्क्वालीफाइड है बाय लॉ। तो देखो इसमें इंडिविजुअल भी डिस्क्वालीफाइड है, एचयूएफ भी, कंपनी भी। मान लो कोई एक कंपनी चाइना से अपना माल मंगाती है तो वो भी डिस्क्वालीफाइड है। कोई पार्टनरशिप फर्म चाइना से अपनी सर्विसेज लेती है वो भी डिस्क्वालीफाइड है। तो ये पर्सन की कैटेगरी। अब मुझे लग रहा होगा ये वर्ड आपको थोड़ा अच्छा समझ में आया होगा। तो एलियन इनेमी के बारे में कहता है, इट इज नॉट दैट एवरी फॉरेनर डिस्क्वालीफाइड। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे फॉरेनर्स डिस्क्वालीफाइड है। अब यूएसए से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, या जितनी भी कंट्रीज है सबसे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। मान लो कि अगर किसी के साथ में वॉर हो गई तो उसके साथ किए जाने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द माने जाएंगे, और अगले आदेश तक, जब तक वॉर खत्म नहीं होती तब तक के लिए आप कोई भी एग्रीमेंट उससे नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर डिस्क्वालीफाइड, एंड इफ यू आर डूइंग सो देन इट विल बी ट्रीटेड एज इलीगल। आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये हम यूनिट नंबर 3 इसी के अंदर आगे पढ़ेंगे। मैं आपको लॉफुल पर्पस का पहला पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। फिर ये सेकंड पॉइंट कहता है इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट पर्सन को डिस्क्वालीफाइड कर रखा है कि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। सर क्यों डिस्क्वालीफाइड किया हुआ है? तो बेटा इंसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है? जिसकी एसेट्स नहीं होती है या बहुत कम होती है और उसकी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है। मतलब कोर्ट ने उस पर्सन को ऑलरेडी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि उसके पास पहले से बहुत कर्ज हो चुका था। तो कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया और उसके कर्ज के लिए, उसकी एसेट्स को बेचने के लिए कोर्ट से लिक्विडेटर आया, उसने एसेट्स बेची और लाइबिलिटी को प्रोपोर्शनेटली जो है चुकाया। अब इंसॉल्वेंट पर्सन को मना कर रखा है दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इंसॉल्वेंट पर्सन कंसिडरेशन कहां से देगा? यूनिट 2 का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि कंसिडरेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंसॉल्वेंट तो पैसे के बिना ही है, अब वो कंसिडरेशन कहां से देगा? तो दो बात हो गई, पहला कौन? एलियन इनेमी, और दूसरा इंसॉल्वेंट। तीसरा बेटे कन्विक्टेड पर्सन। अब ये कन्विक्टेड पर्सन कौन होते हैं? कन्विक्टेड शब्द का मतलब होता है वो पर्सन जिसको सजा मिली हुई है, जो सजा काट रहा है।
कौन सी सजा? जेल के अंदर जो सजा काट रहा है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके ऊपर केस चल रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया है, 5 साल की 10 साल की सजा दे रखी है। तो जब तक उनकी सजा खत्म नहीं हो जाती कोर्ट के अंदर, सॉरी जेल के अंदर, तब तक वो लोग इन एलिजिबल है, डिस्क्वालिफाइड है, वो लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अब आपको बॉलीवुड की कुछ फिल्में याद आई होंगी कि वहां पर फोन आते हैं जेल से कि 1 पेटी चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, ये मकान मेरे नाम कर दो, वो मकान मेरे नाम कर दो। तो वो एक इलीगल एक्टिविटीज है, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कानून की। तो कानून कहता है if you are convicted person then you are ineligible to make any contract because you are disqualified. All well. तो 3 बातें हमने कर ली, कौन कौन सी? एक एलियन में, इन्हें में डिस्क्वालिफाइड है, एक इंसॉल्वेंट पर्सन, एक कन्विक्टेड पर्सन। नंबर 4 कहता है फॉरेन सवर्गेंस एंड एम्बेसडर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अब आप बोलोगे सर ये एम्बेसडर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को क्यों डिस्क्वालिफाइड किया? ये लोग तो पूरे दिन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले बताऊं एम्बेसडर्स कौन होते हैं? मेरे ख्याल से आप लोग ये जानते हो, मैं 1 मिनट में क्लियर करूंगा। विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में इंडिया की एम्बेसीज है, मतलब इंडिया के ऑफिसेज बने हुए हैं, वहां पर इंडियन किसी पर्सन को भेजा जाता है, उसको एम्बेसडर्स कहते हैं, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उन कंट्री में जाके। तो नेपाल के अंदर भी इंडियन एम्बेसी है, यूएसए के अंदर भी है, सिंगापुर के अंदर भी है, कनाडा के अंदर भी है, सब अफ्रीकन कंट्रीज में भी है, इवन पाकिस्तान के अंदर भी है। तो कहीं वो एम्बेसडर्स क्योंकि भारत के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कहीं वहां जाके कोई ऐसा एग्रीमेंट ना बना ले जो हमारी भारत की सरकार के खिलाफ ही हो, जो हमारे देश की, जो एक तरीके से आप ये बोलो कि हमारे राष्ट्र के हित में ना हो। अगर ये लोग ऐसे एग्रीमेंट करते हैं तो फिर ये लोग डिस्क्वालिफाइड है, क्योंकि इनके पास पावर होती है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर, मैं कोई आईएएस ऑफिसर हूं, मान लो मैं जिला अधिकारी हूं पूरा, तो आईएएस ऑफिसर को ये पोस्ट मिली क्यों? ये पोस्ट इसलिए मिली है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, ताकि वो उस जिले का भला कर सके। और मान लो कि वो कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स अपने जिले में कर रहे हैं जो कि इलीगल है, गलत है, लोगों का वहां पर भले की जगह बुरा हो रहा है, वो रिश्वत ले रहा है, वो दूसरी एक्टिविटीज कर रहा है, तो वहां पर वो डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है। ऑल वेल। तो 4 बातें हमने पढ़ी, इसके अंदर पढ़ लेता हूं। दीज पर्संस आर नॉट ऑलवेज डिस्क्वालिफाइड, हाउएवर इफ दे क्रॉस द लिमिट ऑफ देयर अथॉरिटी दे बिकम डिस्क्वालिफाइड। ये अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड अगर चले जाते हैं तो डिस्क्वालिफाइड है। ऑल वेल। और नंबर 5 सर, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कॉर्पोरेशन, जैसे कि एलआईसी, आरबीआई और सेबी। तो मुझे यहां पर 4-5 मिनट चाहिए आपको समझाने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो है, यानी कि कंपनी, आप मुझसे कंपनीज एक्ट भी पढ़ोगे, बहुत जल्दी आपको कंपनीज एक्ट की वीडियोस भी मिलेंगी। कंपनी एंड कॉर्पोरेशंस जो कि एलआईसी, आरबीआई और सेबी वगैरह है, इनको डिस्क्वालिफाइड कर रखा है। आप बोलोगे इनको क्यों डिस्क्वालिफाइड किया है? भाई भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट बनाती है वो ये कंपनी ही तो बनाती है। जैसे आपने किसी कंपनी का कैमरा खरीदा तो कंपनी आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, कंपनी प्रोडक्शन करने के लिए जो है मैन्युफैक्चरर से, सॉरी अपने होलसेलर से सामान वगैरह लेती होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनाती होगी। तो कंपनी तो एक दिन में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती है, हजारों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो सर आपने क्यों इनको डिस्क्वालिफाइड किया? तो अब मैं बताने वाला हूं आपको बहुत मेंटोस बात। जब आप मेरी कंपनीज एक्ट की क्लास लोगे तो कुछ 4-5 लेक्चर हम लोग कंपनीज एक्ट के करेंगे, और बहुत मजेदार लेक्चर आपके वहां पर होने वाले हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है, मतलब इनकॉर्पोरेट होती है, तो इनकॉर्पोरेट करने वाले पर्सन को कहते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं? प्रमोटर। प्रमोटर मीन्स द पर्सन हु गेट्स द आइडिया टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी, और वो नेसेसरी स्टेप्स लेता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के, मतलब रजिस्टर करने के। तो प्रमोटर जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने जाता है, इनकॉर्पोरेट करते वक्त प्रमोटर को डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, कुछ बहुत जरूरी। मैं सबके नाम नहीं बता रहा, रिलेटेड जो समझाने वाला है वो बताता हूं। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको कहते हैं एमओए, और एक को कहते हैं एओए। आई थिंक तुमने कहीं ना कहीं इस टॉपिक को सुना होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एमओए मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक क्लॉज होता है, क्लॉज का नाम होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। मतलब हर कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो वो कंपनी आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, जहां पर वो रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, वो आरओसी को ये बताती है कि मेरी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो रही है, रजिस्टर्ड हो रही है, वो क्यों हो रही है, किस ऑब्जेक्ट के लिए हो रही है, मतलब मेरी कंपनी कौन सा बिजनेस करेगी। ऑल वेल, अब मान लो कोई एक कंपनी है, उसने ये बोला कि हम लोग जो है वो कैमरा बनाएंगे। ठीक है, ये कंपनी का ऑब्जेक्ट था कैमरा बनाना और कैमरा रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाना। ठीक है, तो इस कंपनी ने पब्लिक से पैसे वैसे लिए, तो पब्लिक से लोगों से पैसे लिए जाते हैं। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लोगों से पैसे लेती है, पब्लिक कंपनी पब्लिक से लेती है, आम जनता से, आपकी मेरे जैसे लोगों से। स्टॉक मार्केट सुना होगा आपने, शेयर मार्केट। तो इस कंपनी ने अपने आप को कैमरा बनाने वाली कंपनी बोल के रजिस्टर्ड करवाया और लोगों से पैसे ले लिए। तो लोगों ने तो यही सोच के पैसे दिए ना, ये कंपनी कैमरा बनाएगी और फिर कैमरे को बेच के जो कंपनी को फायदा होगा वो पैसे हमें वापस दे देगी डिविडेंड के तौर पर। इतना तो आपने सुना होगा, इक्विटी शेयर वगैरह जो होते हैं। अब मान लो कंपनी ने कैमरा बनाने के लिए पैसे लिए और कंपनी जो है उस पैसे से बियर बनाने लगी। क्या बनाने लगी? बियर बनाने लगी। आपको नहीं लगता ये धोखा किया? इसको कहते हैं मेरे प्यारो अल्ट्रा वायरस। बियॉन्ड द पावर। पावर क्या थी कंपनी की? कैमरा बनाने की, क्योंकि वो रजिस्टर्ड कैमरा बनाने के लिए हुए थे। और कंपनी बना क्या रही है? बियर बनाने लगी। अच्छा, बियर बनाना गलत नहीं है, इंडिया में बहुत सारी कंपनी है जो बियर बनाती है, बट आपको रजिस्टर्ड अपने आप को फिर बियर यानी अल्कोहल में होना चाहिए था। आप यहाँ कैमरा बनाने के लिए आए हो, बना बियर रहे हो, और इस जनता के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, मतलब आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड जा रहे हो, डिस्क्वालीफाइड हो। मतलब मना कर रखा है दैट यू आर नॉट एलिजिबल, कि आप अपने ऑब्जेक्ट लॉस से बियॉन्ड चले जाओगे तो ये वॉइड होता है। आप कंपनीज एक्ट जब पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको यहाँ पर कुछ केस स्टडीज भी बताऊंगा, एशबरी रेलवे कंपनी वर्सेस रिची, और इस टॉपिक को पूरा समझाऊंगा। कंपनीज एक्ट को बेहतरीन तरीके से करेंगे, बट यहाँ नहीं वहां पर करेंगे। यहाँ एक रेलेवेंट बात आई, मैंने आपको बता दी। अब देखो, अब ये LIC कंपनी है, ये क्यों रजिस्टर्ड हुई है? इंश्योरेंस के लिए। मतलब ये इंश्योरेंस करती है लोगों का पैसा अपने पास रखती है और उस पैसे को आगे इन्वेस्ट कर देती है। अब मान लो LIC कंपनी उस पैसे का मिसयूज कर रही है, गलत जगह पर लगा रही है और इंश्योरेंस ना करके कुछ और कर रही है, कुरकुरे बेच रही है। तो LIC कंपनी कुरकुरे बेचने वाली कंपनी नहीं है, वो इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी है। तो वो इंश्योरेंस के काम करेगी। जैसे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस का काम करता है, बैंकर्स टू बैंकर होता है, बैंकों का बाप होता है। तो इसको वही काम करने हैं जो इनको बोला गया है, जो ऑथोराइज्ड है। और सेबी की बात करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सिक्योरिटीज के अंदर बात करता है। स्टॉक मार्केट में शेयर्स एंड डिवेंचर्स किस तरीके से लिस्ट होंगे, वो सारे के सारे काम सेबी देखता है। सिक्योरिटी से रिलेटेड काम सिर्फ सेबी देखता है, इसके अलावा कुछ और सेबी नहीं कर सकता। तो इट कैन नॉट enter into contract outside the powers conferred by the MOA, that is memorandum of association। समझ में आ गया जी? तो दिखने में छोटा सा था, 2 लाइन का, बट छोटा नहीं है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, आज की जो मैंने क्लास बताई, अभी इंस्टीट्यूट की बुक पे भी जाना है। आज की क्लास मैंने क्या बताई अभी तक कि पूरा का पूरा मैं आपको एक गो थ्रू करवा रहा हूं कि हमें यूनिट नंबर 3 के अंदर टोटल 4 टॉपिक पढ़ने हैं। नंबर 1 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे फ्री कंसेंट, नंबर 3 लॉफुल पर्पस, नंबर 4 एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। 4 टॉपिक पढ़ने हैं, पूरा यूनिट खत्म। मैंडेटरी क्वेश्चन यहाँ से आने ही वाला है। सबसे पहला कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मैंने स्टार्ट किया। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड आर केपेबल to enter into a valid contract, otherwise than minor unsound mind and person disqualified by law। तो सर माइनर कौन होता है? Section number 11, minor means the person who has not completed his 18 year of age under Indian Majority Act 1875, but in 2 cases the age of minor is continuous up to 21 year when the administrator of the property is appointed by the court, when the guardian is appointed by the court। Minors agreement is void ab initio। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रूल्स अबाउट माइनर। माइनर्स एग्रीमेंट इज void ab initio। नंबर 1 मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। Minors agreement cannot be ratified, minor can be beneficiary, minor can plead minority, or the concept of minor estoppel does not apply upon the minor, or minor can fraudulently represent himself as major। All well,
Minor cannot be a partner, but he can be admitted into the profits of the partnership. Minor can be agent, but he will not be personally liable. The guardian of minor will not be liable for the activities done by the minor, and minor cannot be insolvent. All well. Minor can be a shareholder. तो यहाँ पर हमने पूरा माइनर के बारे में पढ़ाई करी। फिर हमने बात करी अनसाउंड माइंड की। आज की क्लास में अनसाउंड माइंड क्या होता है, तो अनसाउंड माइंड मीन्स द पर्सन हु इज अनेबल टू understand the terms and condition of the contract or who is unable to make logical decision will be called unsound mind. तो कैटेगरीज क्या है, lunatic person, insane person, drunken person और idiot. All well, आपको नहीं बोल रहा हूं। तो यहां पर हमने कुछ बात करी थी। बात क्या करी थी, unsound mind person can enter into a valid contract when at the time of making contract his mind was sound. A sound mind person cannot enter into a valid contract when at the time of making contract his mind was unsound. All well. फिर हमने नेक्स्ट बात करी किसकी, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ की। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में हमने 5 बातें पढ़ी। पहली बात, एलियन इन इंसॉल्वेंट पर्सन, कन्विक्टेड पर्सन, गवर्नमेंट ऑफिसर और फॉरेन एम्बेसडर्स एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी और कॉर्पोरेशन जैसे LIC, सेबी और RBI, ये 5 के 5 डिस्क्वालिफाइड है। ठीक है। इंस्टीट्यूट आपका क्या कहता है यहाँ पे, जरा वो भी देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन, कहता है बिसाइड्स माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये दोनों ऊपर पढ़े, देयर आर आल्सो अदर पर्संस हु आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्शियली और होली, कुछ हिस्सा या पूरा, so that the contract by such person are void. Incompetency to contract may arise from political status, corporate status, जैसे कंपनी है, LIC इंश्योरेंस के अलावा कहीं और कोई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, लीगल स्टेटस एक्सेट्रा। द फॉलोइंग पर्सन फॉल इन दिस कैटेगरी, जैसे फॉरेन ऑफिसर्स, एम्बेसडर्स, एलियन इन एमी, कॉर्पोरेशंस, कन्विक्टेड पर्सन, इंसॉल्वेंट। तो मैंने आपको 5 नाम बताए थे, इन्होंने इंस्टीट्यूट ने एक लाइन में बताया, मैंने एक पेज के अंदर बताया। और पर्सन वर्ड को मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन किया। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट तो ओवरऑल कंप्लीट हो गया होगा। आपको क्या करना है बेटे, आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो, आपको इस चैनल को शेयर करना है। जितने दोस्त, जितने रिश्तेदार या जो लोग भी लॉ CA फाउंडेशन का पढ़ना चाहते हैं या CMA फाउंडेशन का भी पढ़ना चाहते हैं, आप उन तक मेरे इस चैनल को पहुंचाओ। बस इतनी सी आपकी ड्यूटी है और कोई ड्यूटी नहीं है, सिर्फ आपको बैठना है और मेरी क्लासेस को लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल इन डेप्थ और डिटेल, ये तो आप लोगों ने पिछले सारे लेक्चर्स में देख लिया। इंस्टीट्यूट के मटेरियल को पूरा कवर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। केस स्टडी की अलग से प्लेलिस्ट है। नोट्स मैंने अपनी एप्लीकेशन दीपक पाठक क्लासेस पर अपलोड किए हुए हैं, जो कि एंड्रॉइड फोन वाले वहां से ले सकते हैं। और अगर आपका आईफोन है तो आप क्लास प्लस की ऐप पे जाके वहां से आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं बताऊंगा कि आईफोन वाले किस तरीके से मेरी एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। और अगर वो ऐप फिर भी आईफोन वाले डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो वो डायरेक्टली मेरे इस नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, मैं व्हाट्सएप उनको नोट्स जरूर कर दूंगा PDF के माध्यम से। ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।